भारतीय इतिहास में वैदिक काल ज्ञान और आध्यात्म का प्रकाश स्तंभ है। इसका नाम वेदों के नाम पर रखा गया है, जो पवित्र ग्रंथों का एक संग्रह है जो प्राचीन इंडो आर्यन लोगों के जीवन, विश्वासों और प्रथाओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह युग, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में एक जीवंत सभ्यता के उत्कर्ष का गवाह बना। वैदिक काल को मोटे तौर पर 2 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईसा पूर्व तक, प्रत्येक को अलग-अलग सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विकासों द्वारा चिह्नित किया गया है। वैदिक काल केवल ऐतिहासिक महत्व का काल नहीं था, यह वह क्रूसिबल था जिसमें भारतीय दर्शन, धर्म और सामाजिक संरचना के मूल सिद्धांतों को गढ़ा गया था। अर्चाइक संस्कृत में रचित वेद एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करते हैं जहां प्रकृति का सम्मान किया जाता था, रस्मों को सावधानी पूर्वक निभाया जाता था और ज्ञान की खोज सर्वोपरि थी। यह निबंध वैदिक युग के बहुआयामी पहलुओं में तल्लीन करता है, इसकी उत्पत्ति, विकास और स्थायी विरासत की खोज करता है। वैदिक काल गहन बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल का समय था, जिसने उन अवधारणाओं और प्रथाओं को जन्म दिया जो आज भी भारतीय समाज को आकार देती हैं। ऋग्वेद के भजनों से लेकर उपनिषदों के दार्शनिक ग्रंथों तक, इस युग का साहित्यिक उत्पादन वैदिक ऋषियों की बौद्धिक कुशलता का प्रमाण है। भारतीय सभ्यता के सार को समझने के लिए वैदिक युग को समझना महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक मानदंडों से लेकर भाषा, साहित्य और कला तक। भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आगमन ने इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जबकि उनकी उत्पत्ति विद्वानों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि ये देहाती लोग मध्य एशिया से चले गए, अपनी अलग भाषा, संस्कृति और सामाजिक संगठन को साथ लाए। आर्य शुरू में सरदारों के नेतृत्व में जनजातियों में संगठित थे और उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर आधारित थी। उनके आगमन से सिंधु घाटी सभ्यता की स्वदेशी आबादी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हुई, जो पहले से ही सदियों से फल फूल रही थी। मौजूदा सामाजिक ताने बाने में आर्यों का एकीकरण एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो आत्मसात और संघर्ष दोनों द्वारा चिह्नित थी। समय के साथ उनकी भाषा, संस्कृत विकसित हुई और फैल गई, जो आज बोली जाने वाली कई उत्तर भारतीय भाषाओं की नींव बन गई। प्रकृति के प्रति आर्यों के सम्मान और देवी देवताओं के एक समूह में उनके विश्वास ने हिंदू धर्म के विकास की नींव रखी। वेद, उनके पवित्र ग्रंथ, उनके प्रारंभिक धार्मिक व्यवहार, सामाजिक मानदंडों और विश्व दृष्टि में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये भजन और छंद उनके दैनिक जीवन, उनकी आशाओं और भय और ब्रह्मांड की उनकी समझ की झलक पेश करते हैं। आर्यों का आगमन केवल एक जनसांख्यिकीय बदलाव नहीं था, यह एक सांस्कृतिक संगम था जिसने भारतीय सभ्यता के प्रक्षेप वक्र को मौलिक रूप से आकार दिया। स्वदेशी आबादी के साथ उनकी बातचीत ने सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध किया, जिससे विचारों, विश्वासों और प्रथाओं का मेल हुआ। संस्कृतियों का यह संश्लेषण धार्मिक विश्वासों के विकास, नई तकनीकों के विकास और एक अधिक जटिल सामाजिक संरचना के उद्भव में स्पष्ट है। आर्य प्रवास और बाद में उपमहाद्वीप में उनका एकीकरण प्राचीन भारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है, जो जीवंत और विविध सभ्यता की नींव रखता है। प्रारंभिक वैदिक समाज अपनी सादगी, मजबूत रिश्तेदारी और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान की विशेषता थी। आर्य गांवों में रहते थे, उनका जीवन प्रकृति की लय से जुड़ा था। कृषि,
शी छी पीशी शी। विशेष रूप से जौ और गेहूं की खेती उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। मवेशी धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक माने जाते थे। उनके जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाते थे, जीविका प्रदान करते थे और विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करते थे। परिवार उनकी सामाजिक संरचना का आधार था। पितृसत्तात्मक घरों का होना आदर्श था। अपनी साधारण जीवन शैली के बावजूद प्रारंभिक वैदिक लोग गहरे आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से इच्छुक थे। उन्होंने विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं के एक समूह की पूजा की, जैसे कि इंद्र, गरज और बारिश के देवता, अग्नि के देवता और सूर्यदेव। अनुष्ठान और बलिदान उनके धार्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग थे, जो देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए किए जाते थे। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना, उनके धार्मिक उत्साह का प्रसादी टेस्टामेंट है, जिसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति करने वाले 1000 से अधिक भजन हैं। प्रारंभिक वैदिक लोगों ने ज्ञान और बुद्धि पर बहुत जोर दिया। परिवार का मुखिया, जो अक्सर घर का मुखिया होता था, युवा पीढ़ी को ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मौखिक परंपरा फली फूली भजनों, कहानियों और वंशावली पीढ़ियों से चली आ रही है। रथ की अवधारणा, जिसका अर्थ है ब्रह्मांडीय व्यवस्था और धार्मिकता, उनके विश्व दृष्टि में व्याप्त है। उनके सामाजिक आचरण और नैतिक मूल्यों को प्रभावित करती है। इसने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने और एक नैतिक संहिता का पालन करने पर जोर दिया, जिसने सत्य, ईमानदारी और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान को बरकरार रखा। खंड 4 ऋग्वेद, ईश्वर के लिए भजन। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना, प्रारंभिक वैदिक लोगों के धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के लिए एक स्मारकीय प्रमाण के रूप में खड़ा है। पुरातन संस्कृत में रचित 1000 से अधिक भजनों का यह संग्रह उनके विश्व दृष्टि, परमात्मा के साथ उनके संबंध और उनकी आकांक्षाओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। देवताओं के एक समूह को संबोधित ये भजन कल्पना और काव्यात्मक अभिव्यक्ति से भरपूर हैं, जो प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज को दर्शाते हैं। ऋग्वेद के भजन केवल धार्मिक आह्वान नहीं है, वे साहित्यिक कृतियां हैं जो प्राचीन भारत में जीवन के सार को पकड़ती हैं। वे लोगों के दैनिक जीवन, उनकी सामाजिक संरचना, उनकी आशाओं और भय और ब्रह्मांड की उनकी समझ की झलक पेश करते हैं। गरज और बारिश के शक्तिशाली देवता इंद्र को समर्पित भजन युद्ध में उनके कौशल और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भूमिका की प्रशंसा करते हैं। अग्नि के देवता को देवताओं और मनुष्यों के बीच एक दूत के रूप में सम्मानित किया जाता है, जबकि सूर्य देवता को कुछ प्रकाश और जीवन के स्रोत के रूप में मनाया जाता है। अपने धार्मिक महत्व से परे ऋग्वेद के भजनों का बहुत बड़ा भाषाई और ऐतिहासिक महत्व है। वे इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के विकास के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करते हैं, जो संस्कृत की जड़ों को उसके सामान्य पूर्वज तक खोजते हैं। भजन प्रारंभिक वैदिक काल के सामाजिक और राजनीतिक संगठन में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनकी रिश्तेदारी प्रणालियों, उनकी आर्थिक गतिविधियों और अन्य समूहों के साथ उनकी बातचीत पर प्रकाश डालते हैं। खंड 5 उत्तर वैदिक काल परिवर्तन का समय। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का गवाह बना। भौगोलिक फोकस पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। आर्यों ने उपजाऊ गंगा के मैदानों में अपनी बस्तियों का विस्तार किया। यह विस्तार उन्हें नए वातावरण, नई संस्कृतियों और नई चुनौतियों के संपर्क में लाया, जिससे उनके विश्वासों, प्रथाओं और सामाजिक संगठन में और विकास हुआ। इस अवधि के दौरान
सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक नए धार्मिक विचारों और प्रथाओं का उदय था। जबकि पहले के वैदिक लोग मुख्य रूप से प्रकृति देवताओं की पूजा करते थे, बाद के वैदिक काल में अमूर्त दार्शनिक अवधारणाओं का उदय हुआ और कर्मकांड और बलिदानों पर जोर दिया। और वो छुटिया डिगे ब्राह्मण, अंतिम वास्तविकता और आत्मान, व्यक्तिगत आत्मा की अवधारणाओं को प्रमुखता मिली। वैदिक काल के अंत में रचित दार्शनिक ग्रंथों, उपनिषदों ने इन अवधारणाओं की गहराई से व्याख्या की, जो हिंदू दर्शन के 6 स्कूलों में से एक वेदांत की नींव रखते हैं। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिले। जाति व्यवस्था, जिसकी जड़ें पहले के वैदिक काल में थीं, अधिक कठोर और पदानुक्रमित हो गई। 4 मुख्य वर्णों ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, मजदूर को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। प्रत्येक समूह को विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी गईं। महिलाओं की स्थिति में भी इस दौरान गिरावट आई। प्रारंभिक वैदिक काल की अपनी महिलाओं की तुलना में उनके पास कम अधिकार और अवसर थे। खंड 6 राजनीतिक संगठन, कबीलों से राज्यों तक। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन में एक क्रमिक परिवर्तन देखा गया, जो छोटे आदिवासी समुदायों से बड़े, अधिक जटिल राज्यों में विकसित हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान समाज परिवार और रिश्तेदार समूहों के इर्द गिर्द संगठित था, जिसमें आदिवासी प्रमुख सीमित अधिकार रखते थे। जैसे जैसे आर्यों ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया और अन्य समूहों के साथ बातचीत की एक केंद्रीकृत और शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता उभरी। उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों का उदय हुआ, जिन पर अक्सर शक्तिशाली राजाओं का शासन होता था। इन राजाओं ने अपने शासन को वैध बनाने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जैसे विस्तृत अनुष्ठान किए। दैवीय राजत्व की अवधारणा को बल मिला। शासकों ने अक्सर देवताओं से वंश का दावा किया या अपने अधिकार के लिए दैवीय मंजूरी मांगी। राज्यों के विकास से अधिक परिष्कृत प्रशासनिक संरचनाओं का विकास हुआ, जिसमें शाही दरबार, सलाहकारों की परिषदें और शासन के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार अधिकारी शामिल थे। आदिवासी समाजों से राज्यों में परिवर्तन का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। शक्तिशाली शासकों के उदय से एक योद्धा अभिजात वर्ग का उदय हुआ, जिसने राज्य के विस्तार और बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध और विजय के बढ़ते महत्व ने नई तकनीकों के विकास को भी बढ़ावा दिया, जैसे कि रथ और लोहे के हथियार। सैन्य प्रौद्योगिकी में इन प्रगति ने राजाओं की शक्ति को और मजबूत किया और बाद की शताब्दियों में साम्राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। खंड 7 सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था का विकास। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक परिभाषित विशेषता वैदिक काल के दौरान धीरे धीरे विकसित हुई। अपने प्रारंभिक चरणों में सामाजिक विभाजन अपेक्षाकृत तरल थे, जो मुख्य रूप से व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा पर आधारित थे। हालांकि जैसे जैसे समाज अधिक जटिल और पदानुक्रमित होता गया, ये विभाजन सामाजिक स्तरीकरण की एक कठोर प्रणाली में सॉलिडिफाइड हो गए। 4 मुख्य वर्णों ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, मजदूर को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। प्रत्येक समूह को विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कर्मकांड करने और ज्ञान की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार ब्राह्मण सामाजिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर काबिज थे। उनके बाद क्षत्रिय थे, जो राज्य की रक्षा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। व्यापार और वाणिज्य में लगे वैश्य तीसरे वर्ण का गठन करते थे, जबकि शारीरिक श्रम करने वाले शूद्र सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर काबिज थे। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था का जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने एक व्यक्ति के व्यवसाय, सामाजिक स्थिति और यहां तक कि शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों तक उनकी पहुंच का निर्धारण किया।
जबकि प्रणाली शुरू में व्यवसाय पर आधारित थी, यह अंततः वंशानुगत हो गई। बच्चों को अपने माता-पिता की जाति विरासत में मिली। इस कठोरता ने व्यक्तियों के लिए सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ना मुश्किल बना दिया, सामाजिक असमानता और भेदभाव को कायम रखा।